आपको एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल सेफ सॉल्यूशन में। हम लोग कुछ देखे थे स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में। आज यहीं से कुछ और भी हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं। स्क्वायर में कुछ नियम है, उस नियम को जानते हैं, फिर एक्सरसाइज कोई बुक सॉल्यूशन करेंगे प्रीवियस पेपर का। स्टार्ट करते हैं आज के बारे में। यदि किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 और यह 0 जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पे हो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। हमें याद रखना होगा कि 2, 3, 7, 8 और 0 जिस संख्या के इकाई के स्थान पे रहेगा वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। इसकी एग्जांपल आपको एक्सरसाइज में मिलेगी। एग्जांपल अभी आगे पॉइंट देखते हैं। यदि इकाई के अंक में 5 हो तो दहाई के अंक में 2 होना निश्चित है। जैसे एग्जांपल 25, यानी आप देख रहे हैं कि इकाई अंक में 5 है, वो वर्गमूल तभी उसका होगा पूर्ण परफेक्ट, यानी उसके में आपको हमेशा 2 मिलेगा ही। पुनः एक बार देखिए, आप सेम है, आप 5 है तो उसके साथ 2 रहना अनिवार्य है। एक और एग्जांपल देखिए, इसमें भी 5 है और ये 2 है, यानी इकाई अंक में 5 है तो दहाई डिजिट 2 होना निश्चित है। चलिए आप अगली एग्जांपल लिखा है। अगला पॉइंट, किसी संख्या के वर्गमूल के अंत के संख्या आधी होती है लेकिन पूर्ण संख्या के रूप में होता है। यानी अंक, यदि किसी वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछेगा तो वो पूर्ण संख्या के रूप में होगा, यानी जितना संख्या दिया होगा उससे आधा होगा। जैसे एग्जांपल देख रहे हैं हम, ये दिया हुआ है और इसका अगर वर्ग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना डिजिट का होगा, अर्थात इसका स्क्वायर रूट आप निकालिएगा तो 125 होगा। अब यहाँ पे काउंटिंग कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये था आपका 5। अगर 5 को 2 से डिवाइड देंगे तो यानी 2.5, तो यानी ये जो वर्ड लिखा है कि आधा, तो यानी अगर आधा से आधा होगा या आधी के साथ पूर्ण संख्या के रूप में है, ये जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात यह यानी इस क्या होगा तो 3। आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपको नंबर मिला है 3। आपको ये पॉइंट समझ में आया है क्या बोले हैं, यानी यही है कि जितना यह संख्या देगा उससे आधा तो होगा ही, और आधा होगा लेकिन वो कैसे पूर्ण रूप में होगा, अर्थात ये 2.5 था तो एग्जैक्ट इसका 3। चलिए नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने पर सभी गुणनखंड पेयर में होंगे। पेयर मतलब जोड़ा में। देखते हैं एग्जांपल, छोटी छोटी एग्जांपल। यदि 16 को तोड़ रहे हैं 2, ये देखिए एक पेयर, यानी हमेशा पेयर के रूप में है। अगर और इससे और बड़ी संख्या में तोड़ेंगे तो 4 और 4, तो यानी ये भी एक पेयर ही है। यानी जब भी होगा इस तरह से, यानी जो गुणनखंड विधि से निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो उसका हमेशा पेयर के रूप में होगा, अर्थात जोड़ा के रूप में। चलिए और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वर्गमूल के अंदर जब इस तरह का संख्या दिया रहा है रूट के अंदर रूट, तो आप इसका वर्गमूल निकालने के लिए ये दी हुई संख्या को तोड़ना है, अर्थात ऐसी संख्या में तोड़ना है जो यहाँ पे तोड़ेंगे, इसको गुना करेंगे तो मिलेगा ये वाली संख्या, और जोड़ेंगे तो ये वाली संख्या मिलेगा। अर्थात इसका ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने से मिल जाए 5, ये देखें 3 और 2 5, और इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, अर्थात इसका वर्गमूल हम इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है और इसका न्यूनतम और अधिकतम मान दिया हुआ है, सभी रूट है, यहाँ रूट दिया है लेकिन इसके अलग अलग वैल्यू दिया है। अब इसका जब हमको, इसमें छोटा कौन है और बड़ा कौन है अधिकतम,
तो आप इसको बना सकते हैं, इसके बदले 1/2 लिख सकते हैं, 1/3, 1/4 और 1/6। इसकी एलसीएम ले लेना। एलसीएम ले लीजिए आप, गुणनखंड विधि से आराम से बनाइए, या तो जैसे अभी फिलहाल ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। अर्थात इसका एलसीएम ही 12 होगा। यदि हम 12, इसका एलसीएम 12 हुआ और 12 इससे गुना कर देते हैं 12 से, यानी हमको 6 मिलेगा। तो यानी 2 पर पावर 6, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पर पावर 4, 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, 4 पर पावर 3, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 पर पावर 2। अब इसको लिखेंगे 6 पर पावर 2 पर पावर 6, अर्थात इसका वैल्यू होगा 64, 3 पर पावर 4 81, 64 और 36। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। यानी इसमें न्यूनतम मान, सबसे छोटा मान आपको ये रहा, अर्थात छोटा वैल्यू पूछा गया है ये रहेगा। सबसे बड़ा वैल्यू 81, अर्थात 81 ये इसकी वैल्यू है, यानी √3 पर जो दिया हुआ है ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा। इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर से अगला एग्जांपल और लेते हैं, देखते हैं हम लोग। ये दिया हुआ है, इसमें भी वही बोला है कि ये सबसे छोटा कौन है या सबसे बड़ा कौन है। इसमें हम लोग देख सकते हैं, इसके लिए एक पॉइंट है, यानी इसमें हमको ज्ञात करना है कि कौन सबसे छोटा है और कौन बड़ा है। यानी इसको माइनस करेंगे 2, इसका भी अंतर 2, इसका भी अंतर 2 और इसका भी अंतर 2। पहली चीज कि दो संख्या के बीच जो डिफरेंस है वो सेम है, सभी में दिख रहा है हमें 2। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 35, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 63, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 और ये 99। अब इसमें से जब हम देख रहे हैं कि दोनों में अंतर, सभी में अंतर सेम है, दो का अंतर सेम है, तो उस परिस्थिति में दिए गए वैल्यू को हम गुना करेंगे और जिसका मान सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा और जिसका मान सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। अर्थात ये दी गई प्रश्न में सबसे छोटा संख्या पूछा जाए तो √11 माइनस 11, √9, और सबसे बड़ा पूछा जाए √5 माइनस √3। ये हमको छोटा और बड़ा ये इस तरह से भी सवाल मिल सकते हैं। तो इस तरह सवाल में हमें इस माइनस करके दोनों का गुणनफल करके जिस संख्या का गुणनफल सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा और जिस संख्या का गुणनफल सबसे बड़ा होगा वो सबसे जो सबसे छोटा होगा वो सबसे। चलिए अगली एग्जांपल लेते हैं। ये उसी का नोट्स लिखा हुआ है कि गुणनफल करेंगे सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी संख्या और जिन दो गुणनफल हो गुणनफल सबसे बड़ा वो सबसे छोटा, माइनस में उल्टा। अब अगली एग्जांपल प्लस की होगा, सेम है, आगे हम लोग माइनस देखे थे अब इसमें प्लस देख रहे हैं। तो इसमें भी हमको छोटा और बड़ा, एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा सभी का योग सेम होगा, 11, ये भी 11, इसका भी 11
और इसका भी 11। सब में उसमें अंतर सेम था, इसमें योग सेम है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करके दी हुई संख्या को, यानी 24, 9 इंटू 2 18, 7 इंटू 4 28। अगली संख्या है 6 इंटू 5 30। अभी इससे पहले हम लोग देखे थे, अब इसका अपोजिट प्लस दिया रहेगा तो जो सबसे बड़ा है वही मेरा बड़ा होगा, और जो सबसे छोटा वैल्यू निकला है गुणनफल करके वही मेरा सबसे छोटा। चलिए इसका नोट्स देख लीजिए, पॉइंट लिखा हुआ है। यहाँ संख्या का योगफल बराबर था, हमें मिला कि संख्या का योगफल बराबर है, तो संख्या का गुणनफल सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा ही होगा, और जो गुणनफल करके सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा। इस तरह से हम इस सवाल को बना सकते हैं जो हम बनाए कि योगफल सेम था, गुणनफल करके जो सबसे बड़ा था वो बड़ा, अर्थात इसमें सबसे बड़ा वैल्यू इसकी निकली है, इसीलिए √6 प्लस √5 सबसे बड़ा संख्या है। और सबसे छोटी की बात करें यानी √9 प्लस √2 का वैल्यू सबसे छोटा है। चलिए अगली देखते हैं कुछ और एग्जांपल, कुछ पॉइंट। यहाँ लिखा है यदि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को 9 से विभाजित की जाए तो वो हमेशा के लिए शेषफल कितने देंगे। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे 225 बोला 9 से विभाजित करेंगे संख्या के योग को, तो रिमाइंडर हमारा 0 होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 7 होना चाहिए। तो अब रिमाइंडर योग करते हैं। 5 में 2 7, 7 2 9, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 0। यही चीज तो बोला था हमें कि कोई भी संख्या दिया हो जो परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर है तो वो उस संख्या को यदि हम डिवाइड करें, योग उस संख्या के योग को डिवाइड करें तो मेरा रिमाइंडर में या तो 0 होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 7। फिर एक एग्जांपल देखते हैं 1 5 6 2। अब इसके योग को 9 से डिवाइड करना है। 6 12 14 19, अर्थात जब 19 को आप डिवाइड दीजिएगा 9 से तो पुनः रिमाइंडर के रूप में 1 मिलेगा, जो कि सबको खुश करेगा। तो आप कोई भी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर है अगर उसके डिजिट को योग करके 9 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा। ये बात हमको याद रखनी है। और एक एग्जांपल देखते हैं। अब इसको ऐड करते हैं तो 7 ना इसको, तो ये जो हमारा बचा हुआ 7 ये है 7। तो यानी किसी भी संख्या को हम जो परफेक्ट स्क्वायर है अगर उसके डिजिट को जोड़ के 9 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर या तो 0 मिलना चाहिए, या तो 1 मिलना चाहिए, या तो 4 मिलना चाहिए, या तो 7 मिलना चाहिए। उम्मीद करते समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। ये एक सवाल है, इस तरह से भी हमें मिलता है, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा हमें कि जब अंडर रूट ए प्लस √b बटे इसका जस्ट अपोजिट, तो इस तरह का दिया रहेगा तो उसको परमेकरण करके बनाया जाता है, और उसका आंसर इस तरह से हमें इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने से इससे बनेगा। और इसकी प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट